दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरिहंत ट्यूटोरियल्स। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कितने उनके टाइप्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंस क्यों करते हैं। तो ये सब टॉपिक पर हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो इट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड आया है रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो जब भी कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, उन जो सब्सटेंस होता है वो मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। ठीक है, मीन्स एटम्स को कोई जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जो भी केमिकल फोर्सेस होते हैं, इनको हम बॉन्ड बोलते हैं, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनसे मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये मॉलिक्यूल सबसे पहले ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे कि एटम फ्री हो जाते हैं। फिर एटम्स जो हैं वो आपस में रीअरेंज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन होना। ठीक है, और यहाँ पर उनके रीअरेंजमेंट होने से जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल एटम या बोलें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट रहती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो फ्लास्क रखे हुए हैं जिनमें कि दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस रखे हुए हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। तो ये तो होता है आपको जो प्रैक्टिकल में देखने को मिल जाएगा लेबोरेटरी में, लेकिन इनके अंदर का मैकेनिज्म जो भी होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे कि एटम फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ये फ्री एटम्स जो हैं वो आपस में रीअरेंज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि जो आपस में एटम है वो इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं, मीन्स इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो अलग। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, या उसके होने का पता हमको कैसे चलेगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर तो हम देख नहीं सकते हैं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, जिस पर बेस पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ चेंज इन कलर, फिफ्थ फिजिकल स्टेट। तो पहली जो प्रॉपर्टी है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स जब भी दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ड्यूरिंग द रिएक्शन यदि कोई गैस उनमें से निकलती है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है या हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेटल जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा, यदि इनकी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से हमको निकलती हुई दिखाई दे जाएगी, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले तो ये आपको ये समझना होगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपको पिक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये एक तरह के केमिकल में जब हम दूसरा तरह का केमिकल डाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ येलो येलो सॉलिड जैसा बन रहा है। ठीक है,
दोस्तों इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये लिक्विड में क्या होती है, जब सॉलिड फॉर्म क्रिएट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अ सॉलिड दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो जैसे कि पानी जैसा होता है, एक्वस मीन्स लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ही हमको कुछ ऐसा सॉलिड जैसा नजर आएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब भी आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट में जब हम बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो हमको वाइट कलर का बेरियम सल्फेट मिलता है, जिसको कि हम वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। और NaCl जो है यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से यदि हमको हीट मिलती है, मीन्स हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे, आपस में रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होने पर यदि हमको हीट मिलती है, मीन्स हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर हमको टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और इसके साथ ही जनरेट होती है यहाँ पर हीट, ठीक है। तो जैसा कि यदि आप चूने में पानी मिलाएंगे और कुछ देर बाद उस बीकर से आप यदि हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। और यदि ही रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमको बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ती है तो वो रहती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनमें हमको बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ती है उसको बोलेंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज चेंज इन कलर। मीन्स ज़्यादातर आपने देखा हुआ कि जैसे अपना घर में खाना भी बनाते हैं तो रॉ मटेरियल जिनका हम यूज करते हैं उनका कलर अलग होता है और खाना पकने के बाद जो हमारे सामने आता है उसका कलर अलग होता है, यहाँ तक उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ देखिए, आपने देखा ही होगा जितने भी आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट हमारे घर के आसपास होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गेट वगैरह है, कोई चैनल गेट या कोई जाली वगैरह है, तो यदि हमने उसको आयरन को प्रिवेंट नहीं किया है पेंट वगैरह से तो आप देखेंगे कि जो आयरन है, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, मॉइस्चर बोले तो वाटर प्लस वेपर, ठीक है, मीन्स वो H2O और O2 और जितनी भी अदर गैसेस या एसिडिक मीडियम जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं हम फेरिक ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जो कलर होता है आयरन का जो कि स्टार्टिंग में ग्रेइश ब्लैक था वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आयरन नेल है, यदि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इसका देखिए कलर आप चेंज हो गया। ऊपर से इस पे जो लेयर जमी हुई है वो एक प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की आपस में रिएक्ट करने से बना है और उसका कलर जो है वो जो ओरिजिनल कलर से डिफरेंट है। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है वो है हमारे पास चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो आपने बहुत सारी तरह की केमिकल रिएक्शन इस तरह की देखी ही होंगी अपने घर पर भी कि जिनमें आपको चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। जैसे कि यदि आप आइस को मीन्स बर्फ को हीट सप्लाई करते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलर यदि आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम किस फॉर्म में होता है, पहले वैक्स सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि जलने पर गैसियस
वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को यदि हम सिंबल के द्वारा मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मीन्स इसमें दो साइड रहेंगी, LHS और RHS। LHS में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, यहाँ पर देखिए A+B, और फिर इक्वल की प्लेस पे जो मैथमेटिक्स में आप इक्वल का साइन बनाते हैं, यहाँ पर आप एरो का साइन बनाएंगे, और RHS में लिखते हैं आप प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो Mg और O2 को हमने लिखा है LHS में, और इनके आपस में रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट सामने आता है उसको लिखा है हमने RHS में। ठीक है, और ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना हम आगे सीखेंगे इसी चैप्टर में। हमने अभी देखा था कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यदि हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ सिंबल यूज करते हैं, और सिंबल जैसे कि मान लीजिए वाटर का सिंबल जो है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O, लेकिन इससे हमको जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट जो होती है, फिजिकल स्टेट, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साइड में हम उसकी स्टेट को भी शो कर सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे सॉलिड, जैसे कि सॉलिड जिंक लिखा है तो इसको साइड में हमने इसको बता दिया कि ये सॉलिड है, इसके लिए हम इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर लिक्विड को हम एल से, HCl लिक्विड को शो कर रहा है तो इस तरह से हम ब्रैकेट बनाकर उसमें उसके अंदर एल बना देंगे, इसका मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, गैस के लिए जी बनाएंगे और एक्वा सॉल्यूशन के लिए हम AQ का यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब भी हम केमिकल रिएक्शन से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट की स्टेट भी चेंज हो जाती है और प्रेसिपिटेट भी बनता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस जैसा कि हम पहले देख भी चुके हैं, और एवोल्यूशन ऑफ गैस को हम इस तरह से अपवर्ड एरो से शो करते हैं। यहाँ पर देखिए H2 और इसके साइड में अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि यहाँ पर गैस हमको निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम जो भी प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम डाउनवर्ड एरो से यहाँ पर शो करते हैं। इसके अलावा यदि किसी रिएक्शन के होने में हमको हीट सप्लाई करनी होती है तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी हम इस तरह की रिएक्शन को लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम उसमें एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं या एक ट्रायंगल छोटा सा बना देते हैं जो कि हीट को शो करता है। ठीक है, यदि हीट जो है हम लिख कर भी बता सकते हैं यहाँ पर, यदि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हीट यदि LHS में लिखा हुआ है तो ये रहेगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तब जाकर ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो पाई है। ठीक है, सिमिलरली रिएक्टेंट्स A और B, सेकंड में देखिए आप यहाँ पर A और B के आपस में रिएक्ट करने से हमको प्रोडक्ट C और D मिलता है और साथ में हीट मिलती है। ठीक है, तो इनके आपस में रिएक्ट करने के बाद हमको हीट मिलती है तो उसको बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट LHS में लिखा रहेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, और यदि हीट RHS में लिखा है तो वो आपका एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होगा। फोर्थ है स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रिएक्शन आर इंडिकेटेड ओवर अ और बिलो द एरो लाइन। ठीक है, यदि कोई रिएक्शन इस तरह होती है कि वहां पर टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन है, कैटलिस्ट की कंडीशन है, उसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिखकर हम शो करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का काम करता है। ये खुद आपस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को ये ट्रिगर करने का काम करता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या रहेगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि रिएक्टेंट्स
और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स यदि इक्वल हैं तो वो कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें देखिए Zn, ठीक है। Zn किसको शो कर रहा है यहाँ पर? जिंक को, ठीक है। तो हम LHS में देखते हैं लेफ्ट साइड में जिंक कितने हैं, जिंक के एक ही एटम है और RHS में भी एक है, ठीक है। सिमिलर दूसरा जो एलिमेंट है हमारे सामने एटम है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन LHS में दो है, RHS में भी दो हाइड्रोजन है। सिमिलर जो सल्फर है LHS में एक है और RHS में भी एक ही है। और ऑक्सीजन के एटम LHS में चार हैं और RHS में भी वो चार ही हैं, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यह केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी दोस्तों कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सिर्फ एटम ही आपस में रीअरेंज होते हैं, ठीक है। मीन्स मास, ना तो एक्स्ट्रा मास कहीं से आता है और ना ही एग्जिस्टिंग मास डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। मीन्स रिएक्टेंट्स का जो भी मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपको मास में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमको केमिकल जो इक्वेशन लिखी जाती हैं, रिएक्शन लिखी जाती हैं, उनको बैलेंस करना होता है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो क्लास 10th में हमको 5 तरह की केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं सिलेबस में। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इस तरह की रिएक्शन में कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट सब्सटेंस आपस में मिलकर कंबाइंड होकर एक ही सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मीन्स मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सिमिलर सेकंड एग्जांपल में देखेंगे आप, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग सब्सटेंस हैं और NaCl एक सिंगल सब्सटेंस है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, डिकम्पोजिशन मीन्स जो हमारे पास यदि एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में यदि डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड था AB, जो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन A और B में डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, अब डिकम्पोजिशन मीन्स इनको आपस में टूटने के लिए क्या जरूरत रहेगा? हीट, ठीक है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसके बेस पर हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट जो टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। मीन्स यदि आप किसी कंपाउंड को हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने से यदि वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब कोई कंपाउंड को यदि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से यदि वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जब भी वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर आउटपुट में मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या रहेगा, जब भी हम किसी कंपाउंड को यदि सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, यदि वो अपन सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप, जब भी सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, तो वो सिल्वर और क्लोरीन दो सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि किसी ने किसी को डिस्प्लेस यहाँ से किया है, ठीक है। तो आप देखिए ए बी प्लस सी, और प्रोडक्ट में लिखा है ए सी प्लस बी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो कंपाउंड फॉर्म में ए बी था, ठीक है, उसको सी ने रिप्लेस कर दिया है, किसको, बी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है देन बी, और किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं, ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, जिससे कि कॉपर अलग हो जाता है और हमको फेरस सल्फेट मिल जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। जैसा कि आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। तो इस सीरीज को हमको इसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है, डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। मीन्स जो सबसे टॉप में जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, के सिंबल है, पोटेशियम, ठीक है, Na सोडियम, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज को आपको याद करना है। याद करने के लिए आप इसके सिंबल से हिंदी में एक न्यूमेरिक को याद रख सकते हैं, जैसे कि के फोर काशी, Na नाथ, Ca मतलब का, ठीक है। Mg से आप माली बना सकते हैं, Al से आलू बना सकते हैं, ठीक है। और Zn से जरा, Fe से फीका, Pb से पकाता, ठीक है, और H से है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, यहाँ पर काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नीचे के जो चार एलिमेंट हैं वो आप याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। कॉपर, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आप याद कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का। तो इस तरह की रिएक्शन में क्या होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्स बाय हमारा एक कंपाउंड है, ए बी हमारा दूसरा कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में आपको एक्स बी और ए बाय देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स बाय से बाय रिप्लेस हुआ है बी से,
और ए बी में बी रिप्लेस हो गया बाय से, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन ऑफ सिलेबस ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। NaCl यदि हम सोडियम क्लोराइड में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो AgCl का हमको एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, साथ में NaNO3 एक आउटपुट के फॉर्म में हमको मिलेगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन यदि ऐड हो जाता है या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाता है तो इस तरह की जो रिएक्शन रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट जो है रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। इसमें यदि हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन जा रहा है बाहर, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जांपल सी ए ओ के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, और सी ए के साथ ओ ऐड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीडेशन का आपका एग्जांपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीडेशन का नेक्स्ट एग्जांपल HCl, ठीक है। HCl में अभी क्या है, H, ठीक है, इसमें से H रिमूव हो गया, ठीक है, बचा क्या ओनली Cl2, तो ये किसका एग्जांपल रहेगा हमारा, ऑक्सीडेशन का। सिमिलर यहाँ पर रिडक्शन का एग्जांपल देखिए H2 और O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल रहेगा हमारा, रिडक्शन का, ठीक है। इसमें रिड्यूस कौन हुआ है, O2, ठीक है। और सिमिलर यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड था, इस पर हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट किया तो हमारा क्या, ये यहाँ से Cu के साथ ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है। Cu अब अकेला हुआ है, यहाँ पे देखिए RHS में आप, ठीक है। तो यहाँ पर Cu का क्या हुआ है, कॉपर का रिडक्शन, ठीक है।